गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 20, जिसमें बच्चों हम आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स, सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सकें और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है अमोनिया का हाबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र होता है बच्चों लाइन डायग्राम एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए। इसमें पूछा है अमोनिया का हैबर विधि द्वारा निर्माण, उसकी रिएक्शंस और लाइन डायग्राम और उसके मुख्य उपयोग अमोनिया के। तो देखिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे हैबर विधि। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की मुख्य विधि हैबर विधि है, जिसके द्वारा अमोनिया का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। सिद्धांत: नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर अमोनिया बनती है। रिएक्शन देखिए, N2 + 3H2 ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। इसमें लिया जाता है उत्प्रेरक Fe और ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलता है MO। अभी बताएंगे MO क्या है। नीचे लिख देंगे 200 वायुमंडल दाब, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप, तो बनती है 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा। यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए लासा तेली के नियम से अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए चूंकि आयतन घट रहा है, इसलिए उच्च दाब और कम ताप, एक नियत ताप है 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इस ताप पर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। लोहे के साथ साथ इसमें थोड़ा सा मॉलिब्डेनम MO, मॉलिब्डेनम का चूर्ण मिला दिया जाता है, जो कि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मॉलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक है। मॉलिब्डेनम के स्थान पर पोटेशियम ऑक्साइड K2O तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O का मिश्रण भी उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों विधि, प्रोसीजर। वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में लेकर दाब पंप के द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लोहे का चूर्ण रखा होता है, जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और उसमें थोड़ा सा मॉलिब्डेनम चूर्ण भी मिला होता है, जो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनती है। N2 + 3H2 एरो ऊपर Fe ब्रैकेट में MO, 200 वायुमंडल दाब, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप, तो बनेगा 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी। इस अमोनिया को एक संघनित्र के द्वारा द्रवित करके द्रव अमोनिया को एक ग्राही टैंक में एकत्र कर लिया जाता है तथा अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को परिसंचरण पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार अमोनिया का निर्माण एक चक्रीय प्रक्रम में बार बार होता रहता है। इसके बाद बच्चों चित्र बनाना है। देखिए लाइन डायग्राम है, इसे रेखा चित्रण बोलते हैं। इस तरह का बनाना है। देखिए ये N2 है, ये H2 है, इस तरह दोनों को मिक्स करके भेजेंगे कंप्रेसर में। हिंदी में बोलते हैं इसे दाब पंप। कंप्रेसर से बच्चों
200 वायुमंडल दाब किया जाएगा इसमें। इससे ये N2+H2 को भेजेंगे आगे कैटेलिस्ट चैम्बर उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें होगा Fe चूर्ण प्लस MO, लोहा का चूर्ण और मोलिब्डेनम मिला होगा, उसको कहेंगे उत्प्रेरक कक्ष। इस उत्प्रेरक कक्ष में N2 और H2 के बीच रिएक्शन होगी तो बनेगी अमोनिया। कुछ परसेंट, केवल लगभग 20% तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होती है बच्चों, बाकी शेष अनचेंज्ड रहेगी। इस अमोनिया को भेजेंगे कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है संघनित्र, जो वाष्प को द्रव में बदल देता है। कंडेंसर में भेजेंगे तो क्या होगा, अमोनिया द्रवित हो जाएगी, क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है तो आसानी से कंडेंसर द्वारा द्रवित हो जाएगी। लिक्विड अमोनिया को एक ग्राही टैंक में एकत्र कर लेंगे तथा जो गैसें रहेंगी अनचेंज्ड गैसें वो इधर वापस निकल जाएंगी, उनको भेजेंगे फिर से सर्कुलेशन पंप, परिसंचरण पंप के द्वारा वापस जो अनचेंज्ड बिना रिएक्टेड N2 और H2 थी उन्हें वापस सर्कुलेशन पंप के द्वारा कंप्रेसर, और कंप्रेसर से होते हुए कैटेलिस्ट चैम्बर में भेज दिया जाएगा। इस तरह से चक्रीय प्रक्रम में रिएक्शन होती रहेगी। तो इस तरह से हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे उपयोग, यानी कि अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं, 2 पूछे हैं, हम आपको ज़्यादा बता देते हैं। नंबर 1, अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। जहाँ पर बर्फ़ जमाई जाती है बच्चों या कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें कूलिंग के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रशीतक। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में। नंबर 3, विस्फोटकों के निर्माण में। नंबर 4, नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य रसायनों के निर्माण में। इसके अतिरिक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अमोनिया का जलीय विलयन होता है, उसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें अथवा में और क्वेश्चन दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के विरचन की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। उसके आगे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। नंबर 2, क्लोरीन गैस। नंबर 3, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड के बनाने की विधि का वर्णन चित्र सहित, और उसके अलावा रिएक्शंस हैं NaOH के विलयन के साथ, Cl2 से और O2 से। तो अब इसे हल करके बना लेंगे SO2 बनाने की विधि। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके किया जाता है। देखिए रिएक्शन, Cu + 2H2SO4 एरो गर्म करेंगे। गर्म करने पर बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कॉपर सल्फेट, ये जल और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया जाता है। अब हेडिंग बनाएंगे विधि। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण संलग्न चित्र में दिखाया गया है। एक गोल पैंदी के फ्लास्क में कॉपर की छीलन लेकर एक थिसिल कीप की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उतना डालते हैं कि तांबे की छीलन डूब जाए। अब इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस में नमी की अशुद्धि पाई जाती है, इसलिए इस गैस को एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है, जो इसमें से नमी की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है तथा इस फ्लास्क से निकलने वाली शुष्क व शुद्ध SO2 गैस को एक गैस जार में ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से चित्र बना लेंगे। इसमें Cu और H2SO4 लिया है, जो कि थिसिल कीप की सहायता से धीरे धीरे इसमें डाला जा रहा है।
इसको एक यू आकार की पाइप से जोड़ देंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, जो कि डूबी रहेगी। उसके बाद ये गैस जार से जुड़ी हुई है, गैस जार है। जैसे इसको गर्म करते हैं बच्चों तांबे की छीलन, तो रिएक्शन ये वाली होती है Cu+2H2SO4। तो देखिए इसमें SO2 के साथ साथ जल भी बनता है। चूँकि गर्म कर रहे हैं तो वो भी वाष्प के रूप में इस SO2 गैस के साथ साथ जाएगा। उस नमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको प्रवाहित कर देंगे, डूबी रहेगी ये नली। देखिए जो बाहर गैस निकलेगी उसे ऊपर रखेंगे, ताकि ये H2SO4 क्या होता है, निर्जलीय कारक भी होता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। तो H2SO4 जो नमी को अवशोषित कर लेगा, जब इसमें से बाहर निकलेगी गैस वो शुष्क और शुद्ध SO2 होगी, जिसे ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा इस गैस जार में एकत्र कर लेंगे। बच्चों इस तरह से SO2 का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। हेडिंग बना लेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण आपसे केवल 3 पूछे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, दूसरा है क्लोरीन और तीसरा है ऑक्सीजन से क्रिया। तो पहला लिख लेंगे नंबर 1 NOH विलयन से क्रिया। NOH विलयन से, NOH विलयन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाती है। देखिए रिएक्शन NaOH प्लस SO2 ये बनाता है बच्चों पहले सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3, लेकिन जब ये SO2 के आधिक्य से क्रिया करता है तो बनाता है Na2SO3 और -H2O निकल जाता है। इसका नाम है बच्चों सोडियम सल्फाइड। पहला पॉइंट ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा है बच्चों इसमें Cl2 से क्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्लोरीन से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। रिएक्शन देखिए SO2 प्लस Cl2, इनकी जब रिएक्शन होती है तो बच्चों बनता है SO2Cl2। SO2 प्लस Cl2 ये बनाते हैं SO2Cl2। इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तीसरा पूछा बच्चों इसमें नंबर 3 O2 से क्रिया। तो है ये आपको बच्चों इसके बाद लिखनी है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम इधर आपको बता रहे हैं। O2 से क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। रिएक्शन देखिए SO2 प्लस O2 एरो SO3। बैलेंस करने के लिए 2 इसके लेने पड़ेंगे, 2 इसके। इसका नाम है, यह है सल्फर डाइऑक्साइड, यह 3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का क अथवा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 7 का ख। इसमें पूछा है हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है। इसके आगे पूछा है प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं। फिर आगे पूछा है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। और आगे पूछा है बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना और विकृतीकरण पूछा है बच्चों। ठीक है, तो अभी इसे हल करते हैं। देखिए तो हेडिंग बना लेंगे प्रोटीन का महत्व। नंबर 1 प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। नंबर 2 कोशिका विभाजन और ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होती है। नंबर 3 रक्त तथा कोशिका द्रव्य की पीएच मूल्य को संतुलित रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एंजाइमों तथा हार्मोन्स के रूप में शरीर के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है अगला रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए भी प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे अगला प्रोटीन के स्रोत। दाल, सोयाबीन, दूध, पनीर, अंडे और मांस प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो इसे हेडिंग बना लेते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। और हम जानते हैं कि पेप्टाइड बंध में कार्बन के साथ ऑक्सीजन परमाणु और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है।
नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इन हाइड्रोजन बंधों के कारण ही प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बच्चों बीटा शीट संरचना। तो पहले को नंबर 1 को हेडिंग बना लेंगे अल्फा हेलिक्स। इस प्रकार की संरचना में प्रोटीन अणु एक सर्पिलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है तथा हेलिक्स के नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु उस हेलिक्स के अगले कार्बन परमाणु से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है और इस हेलिक्स के प्रथम और अंतिम एमिनो अम्लों को छोड़कर शेष सभी पेप्टाइडों के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण हेलिक्स के स्थायित्व में यद्यपि वृद्धि होती है, लेकिन इसकी सर्पिलाकार जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, कुंडलीकार हेलिकल सर्पिलाकार संरचना के कारण इससे प्रोटीन के अणु को स्थायित्व मिलता है तथा हेलिक्स में कुल 3.6 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं तथा एक हेलिक्स की दूरी अर्थात 2 हेलिक्स के बीच की दूरी 0.54 नैनोमीटर होती है, यानी कि 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बच्चों देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से हो। इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है, वो सर्पिलाकार इस तरह से कुंडल के रूप में बन जाती है। देखिए इस तरह से होती जाती है। तो क्या होता है, इस हेलिक्स का इस सर्पिलाकार यहाँ इस कोने पर जो कार्बन और नाइट्रोजन होंगे पेप्टाइड बंध में, तो इसके एन के साथ जुड़ा होगा H और इसके साथ जुड़ा होगा O। तो इसके ये H जो है, ये वाला N के साथ जुड़ा हुआ H अगले हेलिक्स के अगला वाला कुंडल जो होगा उसके साथ, क्योंकि पास पास आ जाएंगे, उस O के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा इसके साथ। ठीक है, ये H इस O के साथ और ये O इस N के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो इस तरह से कुंडल पास पास रहते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर। तो बच्चों यही हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है। और इनके बीच के कुंडल के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 0.54 नैनोमीटर, यानी कि 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगी बच्चों आपकी अल्फा हेलिक्स। के बाद नंबर 2 को हेडिंग बना लेंगे बच्चों बीटा शीट। इस प्रकार की संरचना में प्रोटीन की विभिन्न श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे के पास आकर हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, जिससे एक शीट प्रोटीन की शीट संरचना बनती है, जिसे बीटा शीट कहते हैं। इस तरह से बनेगी बच्चों। देखिए कुल मिलाकर यह अल्फा है, बीटा वाली इस तरह से बनेगी। ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, इसके साथ दूसरा जुड़ गया, इस तरह से स्ट्रैंड जुड़ते जाएंगे। इस बीटा संरचना में बच्चों प्रोटीन के अणु अत्यंत मुलायम होते हैं, मुलायम और लचीले होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बीटा शीट संरचना का बच्चों रेशम। तो इस तरह से बीटा शीट संरचना में अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं बच्चों, दोनों श्रृंखलाएं समांतर या प्रति समानांतर हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए बच्चे से एमिनो समूह से कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ स्टैंड हो सकता है, इसके बगल में जो दूसरा समांतर स्टैंड आएगा बच्चों, हो सकता है उसमें क्या हो, इधर से स्टार्ट हो, एन इधर से स्टार्ट होगा, इधर की तरफ हो, तो ये हो जाएगा प्रति समानांतर। और समांतर क्या होगा, ऐसे ही दूसरा स्टैंड हो, पहला स्टैंड ऐसे ही था, दूसरा भी स्टैंड ऐसे ही आए, फिर तीसरा, इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बंध बनेंगे, पहला स्टैंड, दूसरा स्टैंड, तीसरा स्टैंड, इस तरह से ये बहुत पास पास रहेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, इनके पास दूसरा, इस तरह की संरचना बनती है, इसको कहते हैं बच्चों बीटा शीट संरचना। तो इस तरह से प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब हेडिंग बना लेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन के जलीय विलयन को गर्म करने पर या उसमें तीव्र अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रोटीन स्कंदित हो जाती है और प्रोटीन का यह स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है। प्रोटीन के इस अनुत्क्रमणीय स्कंदन को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण
प्रोटीन के जैव रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ 7 का ख कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें अथवा में और दिया है, उसे देखते हैं। अथवा में दिया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद आगे पूछा है बच्चों, ग्लूकोज तथा स्टार्च में किस प्रकार विभेद किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या हैं, उनके उदाहरण, और आगे पूछा है ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर। देखिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे, मोनोसैकेराइड वे सैकेराइड जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल अपघटित नहीं होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। इनमें कार्बन के 5 से लेकर 6 तक परमाणु पाए जाते हैं और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनमें कार्बन के 5 से 6 तक परमाणु पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है आपके, ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसके अलावा फ्रक्टोज होता है बच्चों C6H12O6। इन दोनों अणुसूत्र समान है, लेकिन ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। इसके बाद है नेक्स्ट राइबोज, आरएनए में होती है C5H10O5। यही फॉर्मूला बच्चों अरेबिनोज का भी होता है। ये हो गई मोनोसैकेराइड, ये जल अपघटित नहीं होती। इससे आगे दूसरा है बच्चों, नंबर हेडिंग 2 बना लेंगे। इसके बाद हेडिंग डाइसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। उदाहरण है बच्चों इसके, सुक्रोज, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसके अलावा है लैक्टोज, जो दूध में मिठास पाई जाती है बच्चों, उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट जो होता है लैक्टोज, उसका भी फॉर्मूला C12H22O11। इसके बाद एक और होता है बच्चों माल्टोज, माल्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है C12H22O11, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। देखिए बच्चों, सुक्रोज को जब जल में घोला जाता है, जल अपघटित किया जाता है, तो देखिए ये बनाता है मोनोसैकेराइड के 2 अणु C12H22O11 प्लस H2O एरो, ये बना देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह है बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज देगा एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड के 2 अणु दे दिए, एक ये और एक ये। तो ये है डाइसैकेराइड, ये सुक्रोज है। इसके बाद हेडिंग बना लेंगे पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये प्राय स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका स्टार्च। इसके बाद सेलुलोज है बच्चों, सेलुलोज के अलावा ग्लाइकोजन आदि। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका जो सूत्र होता है बच्चों, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। यह है बच्चों स्टार्च। स्टार्च का जब जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, देखिए NH2O। तो ये बनता है N मॉलिक्यूल C6H12O6। N मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चों ग्लूकोज के। N एक बहुत बड़ी संख्या है, सैकड़ों में, ठीक है। तो स्टार्च से N अणु ग्लूकोज के बनते हैं। ये आगे हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। इसके बाद आगे पूछा है बच्चों इसमें ग्लूकोज और स्टार्च में क्या अंतर है। हेडिंग बनाएंगे ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर। तो 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनाएंगे ग्लूकोज और दूसरे कॉलम में क्या बनाएंगे, स्टार्च। पहले में लिखेंगे ग्लूकोज वाले में नंबर 1, ग्लूकोज के जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाने पर
चांदी का सफ़ेद अवक्षेप अर्थात रजत दर्पण बनता है। इसमें लिखेंगे स्टार्च के जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं बनता है। नंबर 2 ग्लूकोज वाले में लिखेंगे नंबर 2 ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन मिलाने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। इसमें लिखेंगे स्टार्च में फेहलिंग विलयन मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं बनता है। नंबर 3 लिखेंगे ग्लूकोज में इसके जलीय विलयन में आयोडीन विलयन मिलाने पर कोई रंग नहीं आता है या कोई अवक्षेप नहीं बनता है। इसमें लिखेंगे स्टार्च वाले में स्टार्च के जलीय विलयन में आयोडीन विलयन मिलाने पर नीला रंग आता है। तो बच्चों यही 3 मुख्य अंतर हैं ग्लूकोज और स्टार्च में। तो इसी के साथ अथवा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा 7वां कंप्लीट हो जाता है और 2020 का चौथा सेट आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बच्चों ये सभी रिएक्शंस सभी स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आ गए हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें और यदि समझ नहीं आए हैं कोई स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।